बालों के और त्वचा संबंधी समस्याएं जो हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं। आज के ज़माने में ज़्यादातर जंक फूड और जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है। तनाव और नींद की कमी का बालों पर कोई असर पड़ता है? असामान्य क्या है इसके अंदर कि पता चल रहा है कि बाल की ग्रोथ कम हो रही है और बाल टूट ज़्यादा रहे हैं। तेल से बालों पे कोई फर्क पड़ता है तेल लगाने से? बाल अगर आपके झड़ रहे हैं और डॉक्टर ने ये शैम्पू लिखा है या टीवी में ऐड देख के मैंने कोई शैम्पू खरीदा है उससे मेरे बाल झड़ने रुक जाएंगे तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। युवाओं में बहुत ज़्यादा बालों का क्रेज़ है। एक एज के बाद में तो फिर आदमी को ये लगता है कि ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मालिश का मतलब बिल्कुल कस के रगड़ के एकदम पता चल रहा है कि वो मालिश के संग में बालों को भी उखाड़े दे रहे हैं। मैं ये कहूँ कि तेल लगाने से बाल झड़ने रुकेंगे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहूँगा कि गंजापन का मतलब ये है कि बिल्कुल सर के ऊपर से बाल चले गए तो उसका कोई इलाज नहीं है। तेल भी मौसम के हिसाब से लगाना चाहिए। 10-15 दिन बाद यूज़ करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपकी समस्या नहीं सॉल्व होती है तो आपको एक अच्छे डॉक्टर को मिलेगा। आंवला और नारियल का तेल और सरसों का तेल ये बालों के लिए रामबाण बताया जाता है, आपका क्या कहना है? मैं ये सोचूं कि मेरे बाल चलते रहेंगे लंबे समय तक तो ये पॉसिबल है। कुछ लोगों द्वारा एलोवेरा लगाने की भी सलाह दी जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, अच्छा, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अब 30 साल का, 28 साल का, 35 साल का व्यक्ति को ये कहता है कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अब इनको रोका जा सकता है, तो उसको बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। उसको सिर्फ ईश्वर ही रोक सकता है। तेल भी वही करेगा जब हम स्कैल्प पे लगा के घूम रहे होंगे तो जितने भी पॉल्यूशन या जितनी भी गंदगी सराउंडिंग में वो सब अपनी ओर खींच के वहाँ पे जमा होगी, वो नीचे पोर्स में सेटल होगी, बाल को कमज़ोर करेगी, बाल और ज़्यादा टूटेंगे। वो स्कैल्प के लिए और बालों के लिए नुकसानदायक है। नमस्कार, मैं हूं हिमेश विथरिया और आप देख रहे हैं लोकवार्ती पॉडकास्ट। आज का हमारा विषय ऐसा है जिससे आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति पूरी तरह अछूता हो। बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना, डैंड्रफ, समय से पहले गंजापन, बालों की लगातार कम होती गुणवत्ता। आज युवा हो या उम्रदराज, पुरुष हो या महिला, बालों से जुड़ी समस्या को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। खासकर युवाओं में कम उम्र में बाल झड़ना और हेयर लाइन पीछे जाना आज एक बड़ी चिंता बन चुका है। कई लोग इसके लिए तनाव को जिम्मेदार मानते हैं, कोई खान पान को, कोई प्रदूषण को, तो कोई शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स को। वहीं सोशल मीडिया पर बालों को लेकर तरह तरह के घरेलू नुस्खे और दावे भी लगातार सामने आते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से सच क्या है और भ्रम क्या है? क्या हर बार बाल झड़ने का मतलब गंजापन होता है? क्या झड़ चुके बाल दोबारा वापस आ सकते हैं? क्या सिर्फ तेल लगाने से बालों का झड़ना रुक सकता है? क्या डैंड्रफ वास्तव में बालों को नुकसान पहुंचाता है? और सबसे बड़ा सवाल, बालों की समस्या शुरू होने के बाद सही समय पर क्या कदम उठाना चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के जाने माने डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी। डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी होम्योपैथी के साथ कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और बालों तथा त्वचा से जुड़ी समस्याओं के उपचार को लेकर काम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, लोकवार्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है आपसे, आगरा में आपकी पहचान एक जाने माने चिकित्सक के रूप में है। आपकी इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? डॉक्टर साहब, होम्योपैथी से कॉस्मेटोलॉजी तक कैसे पहुँचे? क्या बाल और त्वचा की समस्याओं ने आपको इस दिशा में आगे बढ़ाया? देखिए, ऐसा है, शुरुआती समय में तो मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस ही करता था और हर प्रकार के मरीज देखा करता था। आज भी खैर देखता सभी प्रकार के मरीज हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सारे मरीज इधर बीच कई सालों से बालों के और त्वचा संबंधी समस्याएं जो हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे मेरा रुझान जो है बालों के प्रति, बालों की बीमारियों के लिए और स्किन की बीमारियों के प्रति बढ़ा। तो मैंने इसके ऊपर अध्ययन करना शुरू करा और अध्ययन के साथ ही मैंने इसमें एक स्पेशलाइज्ड कोर्स भी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी। जी, कहाँ से किया था आपने? ये मैंने दिल्ली से किया था
और ये कोर्स करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर मरीज मेरे पास इसी मर्ज के आते हैं और इन्हीं मर्ज के मरीजों का मैं इलाज करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि असली जो बालों की समस्या वो किस तरह की ज़्यादा आ रही है? बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं। बाल झड़ने का मेजर कॉज तो ये है, देखिए बहुत सारे लोग आते हैं कि ये मेरे बाल झड़ रहे हैं या गंजापन आ रहा है, तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि ये जेनेटिक है या खान पान की वजह से है या लाइफस्टाइल की वजह से है। तो आजकल मेजर कॉज जो ये दिखाई देता है, चूंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर जंक फूड और जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है। किसी की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, देर तक जगना है, सुबह देर से उठना है, खान पान भी सबका अब समय के साथ जो है बहुत ज़्यादा ये वेस्टर्न कल्चर चल रहा है। खाने पीने में जंक फूड और इस तरीके की चीज़ें आदमी ज़्यादा खा रहा है, तो एक कारण तो ये बहुत बड़ा है। तो जंक फूड वगैरह इससे भी बाल झड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको न्यूट्रिशन की कमी रहेगी शरीर में, प्रॉपर जो भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो शरीर में जब उन चीज़ों की कमी होगी तो वो बालों पे भी और ओवरऑल पूरी हेल्थ पे असर डालेंगे। अच्छा, दूसरा मैं ये भी जानना चाह रहा था, कम उम्र में आजकल ये पहले देखने को नहीं मिलता था, आजकल कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा आ रही है। कम उम्र के ही बच्चों को तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्या है, आजकल फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की है नहीं, सब घर के अंदर ही बंद रहते हैं, टीवी मोबाइल वीडियो गेम्स इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। हमारे आपके ज़माने में फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहा करती थी, बच्चे धूप में खेला करते थे। आज विटामिन डी बहुत कम मिलता है, बच्चों में भी कम मिलता है। क्या लाइफ स्टाइल बड़ा कारण है ये? सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल है। तनाव और नींद की कमी का बालों पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कैसे? तनाव और नींद ये भी बहुत बड़ा मेजर रूल है। तनाव से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस कारण से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और नींद का भी यही कहा जाएगा कि जब आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, जब आप समय से नहीं सोएंगे, समय से नहीं उठेंगे, तो ये भी आपके बालों के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेंगे। रोज बाल झड़ना कितना सामान्य है? देखिए, 25 से 30 बाल टूटना ये बिल्कुल सामान्य चीज़ है, नॉर्मल है। हाँ, बाल सबके टूटते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि बाल ना टूटे। जो चीज़, ये एक इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो चीज़ आई है वो जाएगी भी। असामान्य क्या है इसके अंदर कि पता चल रहा है कि बाल की ग्रोथ कम हो रही है और बाल टूट ज़्यादा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके बालनेस दिखने लगती है। कितने बाल गिरे हैं तो चिंता करनी चाहिए? अगर आपको 70 से 80 बाल, 50 बाल, मतलब इसका एक कोई सेट पैमाना नहीं है, लेकिन ये है कि 25-50 बाल टूटना ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। जो चिंता वाली बात यह है कि आप बेड पे सो के उठ रहे हैं, पता चल रहा है आपको बेड पे बाल डले हुए मिल रहे हैं, आप नहाने गए हैं तो बाथरूम में आपको बाल मिल रहे हैं, आप कोम कर रहे हैं तो आपको बाल टूट रहे हैं, ये एक एक्सेस हेयरफॉल को दिखाता है। तेल से बालों पे कोई फर्क पड़ता है? तेल लगाने से? तेल लगाना बालों के लिए बहुत अच्छी बात है, स्कैल्प के लिए कहूँगा मैं बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कैल्प को नरिशमेंट मिलता है। बाकी ये कहा जाए कि तेल लगाने से कोई बाल झड़ना रुकते हैं, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल नहीं। तेल से बाल नहीं रुकेंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। कुछ लोग बताते हैं कि सप्ताह में 2 दिन तेल लगाना चाहिए। नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कि तेल लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेल का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि शरीर को, जैसे हम शरीर पे तेल लगाते हैं या कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो वो उसका काम होता है शरीर को स्किन को मॉइस्चराइज करना। वैसे तेल का काम है कि हमारे सर के स्कैल्प को मॉइस्चराइज करना, बाकी इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। तेल के बाद जैसे कुछ लोग बताते हैं कि शैम्पू, अलग अलग शैम्पू बताते हैं कि इससे भी बाल झड़ना रुक सकते हैं, ऐसा होता है? देखिए, शैम्पू बाल झड़ने को नहीं रोक सकते हैं। शैम्पू का काम है सिर्फ बालों की गंदगी को निकालना, स्कैल्प की गंदगी को साफ करना। शैम्पू ये तो कर सकता है कि एक डॉक्टर अगर शैम्पू लिखता है तो वो अपनी समझ से ऐसा शैम्पू लिखेगा जिसके अंदर कम से कम केमिकल होंगे जो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाकी ये कहा जाए कि बाल अगर आपके झड़ रहे हैं और डॉक्टर ने ये शैम्पू लिखा है या टीवी में ऐड देख के मैंने कोई शैम्पू खरीदा है, उससे मेरे बाल झड़ने रुक जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे।
मैं भी अपने मरीजों को जो शैम्पू देता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए देता हूँ कि उस शैम्पू की वजह से, क्योंकि बाल सबको धोने, गंदगी सबको साफ करनी है, उस शैम्पू की वजह से किसी के बाल ना झड़े। तो जैसे आपने अभी बताया जैसा कि 80 बाल से ज़्यादा झड़ें तो टेंशन लेनी चाहिए। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। टेंशन तो सबसे बड़ा कारण है बाल झड़ने का। सोचना तो चाहिए इसके बारे में। हाँ, ये सोचना चाहिए कि मुझे अब किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? डॉक्टर को दिखाएं सीधा। घरेलू जो नुस्खे आजकल जो सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, कोई बताता है मेथी का पानी, कोई अपना अपना सब लोग अपने बारे में बताते हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? देखिए, घरेलू नुस्खे एक हद तक ठीक है, उनको मैं ये नहीं कह सकता कि घरेलू नुस्खे जो हैं वो बेकार है। घरेलू नुस्खे तो आप जो कह रहे हैं मेथी लेना चाहिए, तो मेथी अच्छी चीज़ है, मेथी लेनी चाहिए, वो बालों के लिए भी अच्छी है, जोड़ों के लिए भी अच्छी है, पेट के लिए भी अच्छी है। लेकिन ये कहा जाए, चूंकि एक डॉक्टर ही आपकी समस्या को समझ के कि आपके बाल किस वजह से झड़ रहे हैं और किस हद तक झड़ रहे हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये एक डॉक्टर ही डिसाइड करके आपके लिए अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है। कई लोग सोशल मीडिया पे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मेथी बता रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और बताने लगे, अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। एक ही इंसान अलग अलग जानकारी, रोज अलग अलग रील डाल रहा है, अलग अलग उसकी जानकारी दे रहा है। वो तो सब अपने देखिए फॉलोअर्स, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या है कि ये एक बहुत ज्यादा कहा जाए कि बहुत युवाओं में बहुत ज्यादा बालों का क्रेज है। एक एज के बाद में तो फिर आदमी को लगता है कि ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जो युवा वर्ग है वो अपने बालों को लेके बहुत कॉन्शियस रहता है, खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे जिस भी तरीके से जो देखते हैं, तो उनके इन चीज़ों से उन लोगों के ये फॉलोअर्स और व्यूअर्स बढ़ते हैं, देख रहे हैं, उनका लाभ कम है। कुछ लोगों की समस्या ये भी है, बताते हैं, जैसे बता दिया कि सप्ताह में 2 दिन तो तेल की मालिश करनी चाहिए। कुछ लोग मालिश करवा रहे हैं और मालिश करवाते समय ही बाल टूट रहे हैं। देखिए, वो मालिश करवाने से बाल नहीं टूट रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत एक्सेसिव एक तो मालिश होती है, ठीक है, आप 2 हफ्ते में 2 बार तेल लगा रहे हैं, तो वो स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन के लिए, स्कैल्प की नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मालिश का मतलब बिल्कुल कस के रगड़ के एकदम, पता चल रहा है कि वो मालिश के संग में बालों को भी उखाड़ दे रहे हैं। दूसरी चीज जो झड़ने वाली बात है, चूंकि क्या है कि ऐसा लगता है जब बाल झड़ रहे होते हैं तो मरीज को ऐसा लगता है, या जिसके जिसके भी झड़ रहे होते हैं बाल, उसे ऐसा लगता है कि यार तेल लगाने से मेरे बाल झड़ रहे हैं, या तेल में लगाता हूं तो और ज्यादा दिखते हैं। वो झड़ने तो है ही बाल। जब आप ऑयलिंग कर रहे होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन उसके ऊपर होता है कि मैं इस समय तेल लगा रहा हूँ, आपका जो बाल गिर रहे होंगे वो आपके सामने गिर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि देखो बहुत ज्यादा तेल लगाने से तो और ज्यादा झड़ रहा है। बाकी तेल लगाने का कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ कि तेल लगाने से बाल झड़ने रुकेंगे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाल झड़ने और गंजेपन में क्या अंतर है? बाल झड़ना और गंजेपन में ये अंतर है कि बाल झड़ रहे हैं तो वो आपको दिख रहे हैं कि बाल गिर रहे हैं, अभी भी सर में आपके बाल हैं। गंजापन ये है कि वो बिल्कुल बाल्ड दिखाई दे रहा, बाल है ही नहीं, बिल्कुल खाली दिख क्या रहा है। हेयर फॉल आगे चल के गंजापन? हाँ, अगर एक्सेस हेयर फॉल होता रहेगा तो वो गंजापन में कन्वर्ट होगा। जैसे बाल झड़ रहे हैं तो कहा जाता है कि टूटते भी हैं, तो बाल झड़ना टूटने में कोई अंतर है? देखिए, बाल झड़ना टूटना ये सारी चीजें एक ही है। एक ही है। वो एक तरह से बताएं तो सीधा जड़ से उखड़ता है बाल, जैसे टूट रहा है तो वो बीच में से भी टूट सकता है। अब दोनों ही तरीके से बाल झड़ते हैं, पता चलता है कि कुछ रूट्स में से आ रहे हैं, कुछ बीच में से टूट जा रहे हैं, तो ओवरऑल तो ये परेशानी है ही। नहीं, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि टूट रहे हैं, झड़ नहीं रहे। झड़ने का मतलब बताते हैं कि जड़ से बाल नहीं गिर रहे हैं आपके, बीच बीच में से कभी टूट जाते हैं, ऐसा कुछ अंतर होता है? धीरे धीरे जब हेयर थिनिंग, पहले स्टार्ट कैसे होता है, पहले बाल पतला होना शुरू होता है, धीरे धीरे हेयर थिनिंग स्टार्ट होगी, जब बाल पतला होने लगेगा तो कई बार क्या देखने में आता है कि बीच में से बाल टूटने लग जाते हैं, जड़ में से बाल नहीं टूट रहे होते। तो वो धीरे धीरे उसी ओर जा रहा होता है कि अब वो इस पोजीशन पे आया है कि बीच से टूट रहे हैं, धीरे धीरे कुछ समय बाद जड़ से टूटने लगेंगे, और आगे उसका नहीं ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे गंजापन आने लगेगा। माथे से पीछे जाना बाल, ये कब तक सामान्य है? देखिए, एक इसका स्केल है,
मेडिकल साइंस में एक स्केल है इसका, नॉरवुड स्केल बोलते हैं इसे। तो वो डॉक्टर ही, मैंने जैसे बताया ना कि घर पे बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे या और जगहों पे देख के या प्रचार देख के हम बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो डॉक्टर ही उस स्केल से या अपने मतलब ये कहा जाए कि अपनी कार्य कुशलता से वो ये पेशेंट के लिए देख पाता है कि उसके किस लेवल पे, अब उसके किस फेज मतलब कितने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, अब वो किस लेवल पे आ गया, स्केल में किस कहाँ तक पहुंचा है, तो उसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है कि नहीं है, कितना है, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा है। अब कई सारे मरीज जैसे रहते हैं, पता चला कि सर पे बाल बिल्कुल नहीं, बाल्डनेस आ गई है, तो अगर उनकी अपेक्षा ये होती है कि नहीं दवा खाने से या तेल लगाने से या कुछ करने से बाल रुक सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं लोग। हाँ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, दोबारा नहीं आएंगे। नहीं। आप जो बिल्कुल बाल्ड हो चुका है, ये तो वही वाली बात है कि जैसे एक बिल्कुल बंजर खेत है, सैकड़ों सालों से पड़ा हुआ है, आप उसमें ट्रैक्टर चला के खाद डाल के और जो भी टेक्निक्स हैं उन्हें अपना के उसे थोड़ा बहुत तो फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप ये सोचें उसको और खेतों की तरह बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं। मतलब कुछ लोगों का जैसे कहना है, डॉक्टर भी बताते हैं कुछ के जैसे हाल ही बाल जैसे गिरे हैं आपके, गंजापन शुरुआत में जैसे। हाँ, शुरुआती दौर में उसका इलाज किया जा सकता है। जब बाल्ड हो गए, मतलब जब गंजापन, मैं ये कहूंगा कि गंजापन का मतलब ये है कि बिल्कुल सर के ऊपर से बाल चले गए, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, दूसरा में वो डेंड्रफ कारण भी है, ये भी बाल झड़ने बहुत का बड़ा कारण है। अच्छा, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। डैंड्रफ क्या है कि बाल की रूट्स को कमजोर करता चला जाता है और धीरे धीरे बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। ये डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे जो प्याज का रस बताया जाता है, आजकल ज्यादा बताया जा रहा है। मैं ये वो उसी तरीके से जैसे अभी आपने पूछा था, मेथी है, प्याज है, ये है, वो है, तो ये सारी चीजें बस एक अपनी व्यूअर्स और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की चीज है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, थोड़ा बहुत 19-20, बाकी जरूरत के लिए डॉक्टर को ही दिखाएं। उसके लिए आपको डॉक्टर को ही मिले। नहीं कहा जाता है कि उसके चक्कर में और चले जाएंगे बाल। बिल्कुल। बालों के लिए तेल कौन सा बेहतर है? अगर बालों के लिए तेल मौसम के हिसाब से मुझे लगता है गर्मियों में नारियल का तेल अच्छा है, सर्दियों में सरसों का तेल अच्छा है। तो इसको आप नरिशमेंट के हिसाब से या पोषण के हिसाब से आप तेल भी मौसम के हिसाब से लगाना चाहिए। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ लोग बताते हैं कि नारियल का तेल सर्दियों में लगाना चाहिए। देखिए, नारियल का तेल ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडक है। आंवला और नारियल का तेल और सरसों का तेल, ये बालों के लिए रामबाण बताया जाता है, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ये तीनों ही तेल अच्छे हैं। सबसे पहले तो नारियल का तेल अच्छा है, उसके बाद आप सरसों का तेल और फिर आंवले का तेल, या आप अपना जैसा भी, मतलब तेल मेरे हिसाब से सभी ठीक है। कुछ लोग खान पान में बताते हैं कि जो आंवला है, आंवला डेली लेना चाहिए, 1-2 आंवला। हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। आंवला विटामिन सी से भरपूर है, तो बालों के लिए, स्किन के लिए आंवले के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो बालों के लिए आंवला बहुत अच्छा है। कुछ लोगों द्वारा एलोवेरा लगाने की भी सलाह दी जाती है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? एलोवेरा भी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, और लगाने के साथ में अगर आप इसका जूस लें तो वो भी अच्छा है। स्कैल्प से कोई फर्क पड़ता है बालों में? बेसिकली है तो जैसे खेत है, खेत का तो बहुत बड़ा फर्क है ना। आप फसल कुछ भी उस पर लगी हुई है, खेत की मिट्टी से। सोशल मीडिया पर आजकल लहसुन भी बताया जाता है, लहसुन का कुछ लोग तेल बताते हैं। सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। और कुल मिलाकर ये है कि अगर बालों का कहीं भी आपके झड़ रहे हैं या शुरू, बालों का क्या, मैं ये कहता हूँ कोई भी ट्रीटमेंट है, सिर्फ बालों की ही बात नहीं है, आपको शरीर में कोई भी परेशानी है तो 2, 4, 6, 8, 10 दिन तक ठीक है। आप अपने घर पे, आदमी, दादी ने बताया, बगल में आंटी ने बताया, किसी ने बताया, सामने वाले ने बताया, पड़ोसी ने बताया, आपने ऐड देख के कोई चीज़ ली, 2, 4, 6, 8, 10, 15 दिन आपने इस्तेमाल करी, मेरी समझ से तो वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन परेशानी है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इनसे हो सकता है कि ठीक हो जाऊं,
तो 10-15 दिन बाद यूज करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं या आपकी समस्या नहीं सॉल्व होती है तो आपको एक अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तेल है, तेल जैसे रोज लगाना ठीक है या सप्ताह में 2 दिन? तेल सप्ताह में 2 दिन लगाएं। और तेल मैं ये कहूँगा कि तेल को लगा के ना रखें। अगर आपको ऑयलिंग करनी है हफ्ते में 2 बार करें, रात में लगा लें, सुबह वॉश कर लें या नहाने से 2 घंटे पहले लगा लें, उसके बाद वॉश कर लें। अच्छा, जैसे कुछ इंसान है जो डेली अपने नहाएंगे और गीले बालों में ही तेल लगा लेते हैं, ये नुकसान करता है। नुकसानदायक हो। अच्छा, बालों में तुरंत तेल लगाना नहीं चाहिए। तुरंत तेल नहीं लगाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि तेल अगर बालों में लगा रहेगा तो जितना भी चूंकि सबको घर से बाहर जाना है या घर में भी रहना, एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, आपने देखा होगा कि एक पेपर पे तेल लगा के और बंद कमरे के अंदर टांग दीजिएगा, तो उस पर भी आप देखेंगे एक दिन बाद जब दरवाजा खोल के देखेंगे तो उस पेपर के ऊपर बहुत सारी गंदगी लगी हुई होगी। तेल भी वही करेगा, जब हम स्कैल्प पे लगा के घूम रहे होंगे तो जितने भी पॉल्यूशन या जितनी भी गंदगी सराउंडिंग में, वो सब अपनी ओर खींच के वहां पे जमा होगी, वो नीचे पोर्स में सेटल होगी, बाल को कमजोर करेगी, बाल और ज्यादा टूटेंगे। वो स्कैल्प के लिए और बालों के लिए नुकसानदायक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बाल झड़ने को रोकने के लिए कौन कौन से जो टेस्ट किए जाते हैं जो जरूरी है? टेस्ट नहीं, मैं ये कहूँगा बेसिकली क्या देखने वाली चीज़ है कि विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, क्योंकि मेजर कॉज है कि आजकल ये सारी चीज़ें कमी रहती हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि खान पान हमारा बैलेंस्ड नहीं है, और ये जो इम्बैलेंस डाइट है इसका ये एक बड़ा कारण है। तो हम लोग शुरुआत में जो है यही 2-4 टेस्ट जो हैं, विटामिन B12 हुआ, विटामिन डी हुआ, आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ या जिंक हुआ, ये सारी चीज़ों को थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। आपका कहना है कि अगर शुरुआत में बाल झड़ना का शुरू हो जाते हैं तो शुरुआत में ही डॉक्टर साहब को दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में आप दिखा लेंगे तो आपकी समस्या जल्दी ठीक होने की संभावना है। तो कुछ लोग बिल्कुल जैसे गंजे हो चुके हैं, तो उनके लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये उनके लिए कैसा है? हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कैसे? देखिए ऐसा है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है, ये कोई आर्टिफिशियल बाल नहीं है, ना प्लास्टिक के बाल हैं कि कहीं से लाके या आपके स्कैल्प के ऊपर चिपका दिए गए। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है कि आपके ही बाल लेके जो जगह खाली हो चुकी है, बाल्ड हो चुकी है, उस जगह पे वो बालों को ग्राफ्ट किया जाता है। अगर ये आपके स्कैल्प या आपके शरीर उनको पहले से अगर एक्सेप्ट कर रहा होता तो हो सकता है कि शायद आप गंजे ही नहीं होते, कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती। अब आप क्या कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जब लोग करा लेते हैं, उनका ये मानना होता है कि बस अब ये हो गया, अब हेयर ट्रांसप्लांट, अब ये बाल दोबारा से आ गया और ये ऐसे ही बने रहेंगे। ये भी एक समय के बाद में जो हेयर ट्रांसप्लांट कराए गए हैं बाल, वो भी एक समय के बाद में चले जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसके लिए फिर कौन सा क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए जेनेटिक चीज़ें जो हैं उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। भगवान ने जैसा हमें बना के भेजा, जो हमारे जीन्स दिए, मेरे फादर के अगर बाल नहीं हैं, यंग एज में चले गए हैं, एक एज के बाद चले गए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यंग एज में 30-35 साल में, 25 साल में, 28 साल में चले गए हैं, और मैं ये सोचूं कि मेरे बाल चलते रहेंगे लंबे समय तक, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जीन्स में है ये चीज़। पिताजी, बाबा जी, हाँ, नाना जी, हाँ जी, इनका सबका असर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अच्छा, शुरुआत में जैसे बाल झड़ रहे हैं तो वो रोके जा सकते हैं अगर डॉक्टर को अगर ये देखिए जैसे अभी मैं ये कह रहा था, जेनेटिक वाली जो बात भी कह रहा था, जेनेटिक प्रॉब्लम भी अगर है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि शुरुआत में अगर ये चीज़ आप डॉक्टर के पास सही समय पे पहुंच जाते हैं तो उस चीज़ को डिले किया जा सकता है। जो चीज़ पता चल रही है कि आज होनी है, वो धीरे धीरे उसका टाइम एक्सटेंड करके आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल उसको और चला लिया, वो बाल्डनेस वाली पोजीशन नहीं आई, धीरे धीरे करके सालों का अंतर हो जाता है, 10 साल और बढ़ जाएंगे अगर हम जी। समय से उसका। जी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो बाजार में बाल उगाने के तेल हैं, सीरम, सप्लीमेंट है, ये सब फिर इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, ये सब मार्केटिंग का वो है, समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। समय बर्बाद कर रहा सही जगह पर दिखाएं। है। एक सही डॉक्टर ही आपको सही इलाज बता सकता है।
कुल मिलाकर यही है कि समय से अगर बाल चाहो तो रोक सकते हैं डॉक्टर को दिखाने से, बाद में उसका कोई इलाज नहीं है। तेल का जैसा कि आपने बताया कि सप्ताह में 2 दिन तेल की मालिश करनी चाहिए। लेकिन एक तरह से ये कहना है कि मालिश करते हुए जो बाल गिरते हैं उसको लेकर के जो मालिश करते हुए बाल गिरते हैं वो तो देखिए ऐसा है कि एक जेंटल मसाज होनी चाहिए। मालिश का मतलब ये नहीं है कि बहुत कस के जो एक मालिश करी जाती है, एक जेंटल मसाज ठीक है। बालों में आप जैसे शरीर पे ऑयल लगाते हैं या लोशन लगाते हैं तो वैसे ही आप हल्के हाथ से मालिश करते हैं अगर बालों की। और जो नॉर्मली टूट रहे हैं देखिए वो तो टूटने हैं ही, क्योंकि मैंने बताया कि जब आप ऑयलिंग कर रहे होते हैं या किसी चीज को उस समय आपका फोकस उस चीज पे रहता है तो आपको उस समय ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तेल लगाने से मेरे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं। बाकी ऐसा है नहीं, वो तो झड़ने हैं बाल, आप तेल लगा रहे हैं तो भी झड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा और है कि जैसे कुछ लोग बाल छोटे करा देते हैं, बाल छोटे कराने से कोई फायदा नहीं? बाल छोटे कराने से ये फायदा है कि जब ज्यादा बड़े बाल रखेंगे आप और आपके बाल उस समय हेयर फॉल हो रहा है तो ज्यादा बड़े बालों में क्या होगा, बाल आपस में उलझेंगे, उलझ के और ज्यादा टूटेंगे। छोटे बाल होंगे तो उनका उलझने का समस्या नहीं रहेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट करा भी रहे हैं, डॉक्टर ने कोई आपको कुछ लगाने के लिए दिया है, कोई सीरम दिया है, कोई ऑयल दिया है या कुछ भी दिया है XYZ, तो वो आप इजीली वो आपके रूट्स तक इजीली पहुंच पाएगा। छोटे बाल होंगे तो उनको मैनेज करना थोड़ा इजी रहेगा, बड़े बालों को मैनेज करना थोड़ा सा कठिन रहता है। जी जी। तो बाल छोटे रखने से फायदा है कुल मिलाकर बाल ये। छोटे रखने से फायदा, तरह तरह की जो शैम्पू लगाते हैं वो नहीं लगाएं। बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। सप्ताह में शैम्पू कितने दिन लगाना चाहिए? शैम्पू का कोई एक ऐसा नियम नहीं है कि कितने दिन लगाना चाहिए। शैम्पू का काम है जब आपको ऐसा लगता है कि बाल गंदे हो गए, आज मैं बाहर धूल मिट्टी में ज्यादा रहा हूँ, वो हर व्यक्ति को पता लग जाता है कि बाल मेरा शरीर गंदा है, बाल साफ है, गंदे हैं, कैसा क्या है, तो उसका कोई नियम नहीं है कि सप्ताह में कितनी बार लगाना चाहिए। अगर मैं रोज धूल मिट्टी में जा रहा हूँ, मेरा काम ही धूल मिट्टी का है, तो मुझे रोज ही बाल धोने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं गंदगी लेके भी घूमूंगा तो उससे और ज्यादा बाल टूटेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बालों को लेकर के एक सवाल मेरा और है कि जैसे गंजेपन का तो हमारी आपकी बात हो चुकी है, वाइट बालों के लिए ये रुक सकते हैं? वाइट बाल एक एज तक रुक सकते हैं। अब 30 साल का, 28 साल का, 35 साल का व्यक्ति को ये कहता है कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, अब इनको रोका जा सकता है, तो उसको बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। उसको सिर्फ ईश्वर ही रोक सकता है, क्योंकि वो शक्ति ईश्वर में ही है जो आपकी एजिंग को रोक सके। मनुष्य या किसी डॉक्टर के पास या कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं बनी है जो एजिंग को रोक सके। हाँ, यंग एज में जैसे पता चल रहा है कि एक छोटा बच्चा है 12 साल का, 13 साल का, 15 साल का, 18 साल का, उसके बाल सफेद हो रहे हैं, तो उसको आप डॉक्टर को दिखा के वो आप उस बच्चे की समस्या को समझ के कि उसका रीजन क्या है, क्यों इसके बाल सफेद हो रहे हैं, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट देगा तो वो बाल झड़ने रुक जाएंगे, वो बाल सफेद होने रुक जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो स्किन वाले जो अभी आपके पास मरीज आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं? स्किन में एक इस समय जो देखा जा रहा है, एक तो आर्टिकेरिया एलर्जी, जिसे हिंदी में पिती कहा जाता है, फंगल इन्फेक्शन जिसको दाद बोलते हैं, या सोराइसिस है। ये 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो जिसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा, और खासकर इस बरसात के मौसम में तो फंगल के पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए जैसे साफ सफाई जरूरी है? हाँ, साफ सफाई बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपको लोक भारती के दर्शक भी देख रहे हैं और आगरा की जनता भी देख रही है, आगरा की क्या प्रदेश की जनता देख रही है, तो आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी परेशानी होती है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये जो आजकल सोशल मीडिया पे या और जगहों पे आप ये ऐड और ये सारी चीज़ें देख के जो अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने शरीर के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, कोई भी समस्या है तो आप अपने नज़दीक में जो भी डॉक्टर हैं, जो आपको अच्छा लगता है उनको दिखाएं, वो आपके लिए बेहतर इलाज करेंगे। हमारे दर्शकों को अपना विशेष समय देने के लिए, लोक भारती को अपना विशेष समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी लोक भारती का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया।